अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान सैन और आज हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इससे पहला जो हमारा टॉपिक था वो हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में पढ़ा था। अब हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पढ़ेंगे और उसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस, इन दोनों के बारे में हम थोड़ी डिटेल देखेंगे। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से नेशनल इंटरनेशनल एग्ज़ाम दोनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जैसा कि हमने पहले बात की थी कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो हमेशा फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल रीज़न होती है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का पहले मैं बता चुका हूँ कि पेनफुल मेंसेस जो होते हैं उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है इसकी काजेज जो है पैथोलॉजिकल काजेज होंगी। इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, और इसके अलावा अदर जो काजेज है वो पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इसका मतलब है एडिनेक्सल मैस, इसका मतलब ये है कि ओवरियन मैस हो सकता है, ठीक है, या यूट्राइन ट्यूब कोई मैस या एब्सेस हो सकती है, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है। इसमें जो है वो अनॉटमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है या ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिनोमायोसिस को। एडिनोमायोसिस में एक्चुअली होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है, ये याद रखें कि जो हमारे पास यूट्रस है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये इन केस अगर हमारे पास यूट्रस है तो इसकी 3 लेयर्स होती है। ये इंटरनल लेयर है, ये एंडोमेट्रियम है। इसके बाहर जो थिक लेयर होती है, ठीक है, वो मायोमेट्रियम होती है जो कि स्मूथ मसल लेयर है, ठीक है। और इसके गिर्द बिल्कुल थिन लेयर होती है जो कि एडवेंटिशिया होती है, जिसे यहाँ से रोज़ा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स है। अब ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ड्यूरिंग मेंसेस, ये एंडोमेट्रियल लेयर ही जो है ना यही ग्रो करती है और यही शेड होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो अब जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है ना, अगर ये ग्रो कर जाए मायोमेट्रियम में, इस जगह ग्रो कर जाए, तो ये एडिनोमायोसिस में एक्चुअली होता है। ये है कि जो एंडोमेट्रियल एपिथेलियल सेल्स है ना, ये मायोमेट्रियम में अब नॉर्मली ग्रो कर जाते हैं। यहाँ जो इसकी जो बेजल लेयर है ना एंडोमेट्रियम की, ये इस तरफ को ग्रो कर जाए मायोमेट्रियम में, तो उससे एडिनोमायोसिस हो जाए। एक्सटेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो कि ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं इनटू द यूटर मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल्स हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि जिस तरह एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आती हैं उस तरह उन सेल्स में भी साइक्लिक चेंजेस आएगी और ब्लीडिंग होगी। लेकिन वो ब्लीडिंग जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर नहीं जाएगी, बल्कि वो इसके अंदर ही परसिस्ट करेगी। तो इस वजह से जो है साइक्लिक पेन होगी। अब क्या होगा, काज बाय दी हाइपरप्लेजिया। रीज़न क्या है इसकी? हाइपरप्लेजिया ऑफ द बेजल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, या ये हो सकता है या यहाँ से वैसे सेल अब नॉर्मली ट्रोमा की वजह से चले जाएं। तो इसकी प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? डिस्मेनोरिया होगा, पेनफुल मेंसेस होंगे। उसकी रीज़न मैंने बता दी कि जब मेंसेस होंगे तो इसमें जो गए हुए एंडोमेट्रियल सेल्स उसमें भी साइक्लिक चेंजेस आएंगी, तो इसमें ब्लीडिंग और हैमरेज होगा जिसकी वजह से पेन हो रही होती है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। एक तो ये है कि जब एंडोमायोमेट्रियम के अंदर डिफरेंट ये चले जाएंगे, हमारे पास ग्लैंड्स है, तो जो एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम है ना इसका काफ़ी साइज इन लार्ज कर जाता है रिकरेंट जो डैमेज होने की वजह से और ब्लड अकोमुलेट होने की वजह से मायोमेट्रियम में इसका साइज यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। जब ओवरऑल साइज इंक्रीज कर जाएगा तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो यूनिफॉर्मली अब इसमें जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ गई डिस्मेनोरिया, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा? इन लार्ज यूट्रस होगी, और ये इन लार्ज यूट्रस यूनिफॉर्मली इन लार्ज होगी। और दूसरी तरफ जो है ना लियोमायोमा जो कि जैसे फाइब्रॉइड कहते हैं, जो कि ये मायोमेट्रियल सेल की बिनाइन ट्यूमर है, उस केस में जो होगी ना यूट्रस वो इरेगुलर होगी, ठीक है, इनरेगुलरली इनलार्ज्ड होगी, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मली इनलार्ज्ड होगी। ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा यूट्रस सॉफ्ट होगी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, और यूनिफॉर्मली लार्ज सॉफ्ट और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगी। ये इसकी
एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग आएगी। अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि इसमें पिक्चर्स में हमें नज़र किस तरह आ रही है ये। तो अब ये ऊपर जो दिखाई गई है डायग्राम, ये नॉर्मल यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, सबसे इनर लाइनिंग, और उसके बाद मायोमेट्रियम, और सबसे एक्सटर्नल जो होगी वो सिरोजा होगी या एडवेंटिशिया। अब इसमें क्या हुआ है कि ये देख रहे हैं जब मल्टीपल साइड्स पे जो है ना एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो अ, चले गए हैं उसके अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर। अब यहाँ क्या होगा कि ये जैसे मेंसेस के साथ जिस तरह एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, ये ग्रो करेंगे और फिर शेड होंगे। लेकिन जब शेड होंगे तो ये ब्लीडिंग यहाँ से बाहर तो आनी नहीं है, तो इसके अंदर अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इन द मायोमेट्रियम, तो ये जब इधर नेक्रोसिस होगी, ठीक है, हेमरेज की वजह से, तो वो फिर इसकी वजह से वो पेनफुल होंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है डीनोमायोसिस का? इसका ट्रीटमेंट एक तो ये है कि हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट दे दें हम। अब उन एगोनिस्ट की, ये कंटिन्यूस एगोनिस्ट हम देंगे। जब कंटिन्यूस एगोनिस्ट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि FSH और LH दोनों का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, और अल्टीमेटली एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है दोनों का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। उसकी वजह से एंडोमेट्रियम ना ग्रो करेगी और ना शेड करेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ना साइकिल रुक जाएगा। तो उसकी वजह से फिर वो ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरा जी ये है कि जिन फीमेल्स में फिर मतलब उन्होंने जितनी बच्चे पैदा करने थे उन्होंने कर लेंगे, और अब वो फर्दर जो है ना वो डिलीवरी प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो उसमें हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं। लेकिन जो अडल्ट है और वो जो डिलीवरी नेक्स्ट चाहती हैं, फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो उसमें हम हिस्टेक्टमी नहीं कर सकते। इस वजह से उसमें हमने दूसरे ट्रीटमेंट देने हैं, और जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर लिया है उस केस में हम हिस्टेक्टमी कर देंगे। और या फिर एक्सीजन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडिनोमायोमा, अगर सिंगल जगह पे हो, सिंगल मायोमेट्रियम में एक सिंगल जगह पे हो, तो उसको हम वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसका ना एक सिनेरियो देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एग्ज़ाम में किस तरह ये आ सकता है। तो ये पेशेंट है जी, 42 ईयर ओल्ड फीमेल है, हमारे पास ग्रेविडा टू पैरा टू, ग्रेविडा मतलब 2 बार उसने जस्ट 2 बार कंसेप्शन हुई है, और पैरा टू दो बार ही डिलीवरी हुई है। कम्स टू दी ऑफिस फॉर द एवेलुएशन ऑफ पेल्विक पेन। जी मैं एक तो हमारे पास बात आ गई पेल्विक पेन की। तो एक बात हमारे पास आ गई कि पेल्विक पेन होगी उस केस में, और इसके अलावा क्या चीज़ें होंगी जी, मेंसेस आर पेनफुल जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, एंड हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, पहले हमने बात कर ली कि उसकी प्रेजेंटेशन में हैवी ब्लीडिंग होगी। दैट रिक्वायर्स हर टू चेंज हर टेम्पोन एवरी और ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days. She did not have painful menstrual period until a few years ago. The pelvic pain used to subside after menses but has become constant over the past few months and is unrelieved by ibuprofen. अब अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है तो उसमें क्या होना था कि एनसिड आइबुप्रोफेन जो एनसिड है इसकी वजह से पेन रिलीफ हो जानी थी, लेकिन इस केस में नहीं होती। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर रेगुलर, occur every 28 to 30 days and last 4 days. She had no dysuria, unifrequency or constipation, मतलब उसमें यूटीआई के कोई भी साइन नहीं है। The patient had a tubal ligation after her last delivery. She has not had cervical cancer screening within the past 5 months and is not sexually active. Temperature is this one. Blood pressure is this one. Normal है blood pressure, temperature और pulse rate तीनों normal है। Examination shows बोगी यूट्रस मतलब सॉफ्ट यूट्रस है, इन लार्ज यूट्रस है। टेंडर टू पल्पेशन, ठीक है, कि उसको हम पल्पेट करेंगे एग्जामिनेशन में तो उसमें पेन होगी। बट विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन दिस पेशेंट। तो इस पेशेंट में और ये फाइंडिंग होगी कि अल्ट्रासाउंड अगर हम करेंगे तो उसमें जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो मायोमेट्रियम में प्रेजेंट हो गए, और ये सारा इस तरह का सिनेरियो आएगा एडिनोमायोसिस का। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है जी एंडोमेट्रियोसिस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एडिनोमायोसिस। इसमें पैथोजेनेसिस क्या है, उसमें था कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो हैं वो मायोमेट्रियम में चले जाते हैं। इसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है ना वो अदर देन मायोमेट्रियम चले जाते हैं। उसमें कौन कौन सी जगह हो सकती हैं? वो जगह हो सकती हैं जी यूट्राइन ट्यूब में, जो फ्लोपियन ट्यूब है उसमें जा सकते हैं, ठीक है,
और ओवरीज में जा सकते हैं और अदर पेल्विक कैविटी में। आगे हम पिक्चर दिखाएंगे कि जिसमें वो सारी एरियाज आ जाएंगे। अब इसमें जो है जी एक्टोपिक इम्प्लांटेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वो एरियाज मैं आगे पिक्चर में दिखा भी दूंगा कि वो कौन कौन से एरियाज हैं। तो इसमें ना एक थ्योरी, तीन थ्योरीज हैं कि ये कैसे यहाँ से एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो कहीं और कैसे चले जाते हैं। एक तो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है वो यूट्रस से वजाइना की तरफ जाता है, लेकिन अगर रिवर्स फ्लो हो जाए, ठीक है, यानी कि यूट्रस से वो यूट्राइन ट्यूब में चला जाए, यूट्राइन ट्यूब से ओवरी में और पेल्विक कैविटी में चला जाए, तो एक तो ये थ्योरी है। इसके अलावा ये है कि लम्फेटिक्स के थ्रू एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है ना वो कुछ चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो वहाँ इम्प्लांट हो जाते हैं। एक ये चीज़ है कि जो पेल्विक कैविटी है वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाए। तो ये तीन थ्योरीज हैं। इनमें से जो फर्स्ट वन है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या है, इसकी थ्री जो है ना 3Ds है, वो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन है। एक है जी डिस्पैरोनिया। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिस्पैरोनिया। डिसमेनोरिया पेनफुल मेंसेस, और डिस्केजिया पेनफुल डेफिकेशन, डिस्केजिया। डिस्पैरोनिया में आमतौर पे ये इंटरकोर्स के दौरान जो पेन होती है ये डीप पेनिट्रेशन की वजह से पेन हो रही होती है। इसकी वजह ये होती है कि सर्विक्स की जो है पेल्विक कैविटी वाली साइड जो है वहाँ आमतौर पे ये ग्लैंड्स, एक्टोपिक ग्लैंड्स इम्प्लांट होते हैं, और इस वजह से डीप पेनिट्रेशन के दौरान डिस्पैरोनिया होता है। डिसमेनोरिया क्योंकि ये साइक्लिक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मायोमीट्रियम में ग्लैंड्स थे शेड होते थे, इस तरह अब ये पेल्विक कैविटी में भी जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स पड़े हैं साइकिल के साथ वो शेड होंगे, तो उस वजह से पेन होगी। क्रोनिक पेल्विक पेन है, इसमें सबसे ये फीचर होता है कि क्रोनिक पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट वो तो जो एडिनोमायोसिस था उसमें पेन कुछ दिन रहती है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट जो स्टार्ट में तो नहीं होती लेकिन बाद में क्रोनिक पेन हो जाती है, ऑलमोस्ट पूरे साइकिल में चलती रहती है। इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो जाती है उसकी वजह से, एग रिलीज नहीं हो जाती क्योंकि ओवरीज में भी इम्प्लांट्स जा सकते हैं। डिस्केजिया है पेनफुल डेफिकेशन, अगर वो रेक्टम के ऊपर इम्प्लांट्स लगे हुए हैं देन डिस्केजिया होगा। 3Ds आपने याद रखना है, यही मोस्ट कॉमन है। साइक्लिक डिसयूरिया एंड हीमाचूरिया भी हो सकता है अगर यूनी ब्लैडर के ऊपर इम्प्लांट पड़े हुए हैं एंडोमेट्रियम के। तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे क्या हमें मिलेगा, इमोबाइल यूट्रस। नॉर्मली एक नॉर्मल फीमेल में जो यूट्रस का आप एग्जामिनेशन करेंगे तो वो मूवेबल है, लेकिन इस पेशेंट इसमें क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं उनकी स्कारिंग होती रहती है, जिसकी वजह से यूट्रस आमतौर पर स्ट्रक्चर्स की वजह से इमोबाइल हो जाती है। सेकंड चीज़ है सर्वाइकल मोशन टेंडनेस, आप सर्विक्स जब मूव करेंगे तो उसको पेन होगी, नॉर्मली ये नहीं होती। एडिनेक्सल मैस मतलब ओवरीज की जो लोकेशंस हैं उनको एडिनेक्सा कहते हैं, तो उस जगह जो है हमें मैस हो सकता है जो कि ओवरीज में इम्प्लांट्स हैं। आगे हम देखेंगे चॉकलेट सिस्ट उसे कहते हैं। इसके बाद रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, पोस्टीरियर कल्डी सैक एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, इन सारे एरियाज पे जो है ना नड्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे तो एज इट नहीं पता चलेंगे, ये हमें अल्ट्रासाउंड पे या फिर लेप्रोस्कोपी के दौरान पता चलेंगे। डायग्नोसिस डायरेक्ट विजुअलाइजेशन और सर्जिकल बायोप्सी ले सकते हैं हम लेप्रोस्कोपी करके, उससे पता चलेंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, ट्रीटमेंट में अगर तो फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहती हैं फीमेल तो उस केस में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ओरल कंट्रासेप्टिव और एनसेड कुछ अरसे के लिए, ताकि हम प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। अगर लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर दी है तो हम सर्जिकल रिमूवल करा सकते हैं यूट्रस का, और साथ में बायलेटरल ट्यूब्स और ओवरीज का, और जो भी सर्जिकल आगे इम्प्लांट्स एब्डोमेन में पड़े हैं उन सब में। ये नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एरियाज दिखाए हुए हैं कि कहाँ का। यहाँ से जी ये यूट्रस है हमारे पास, और यूट्रस ये यूट्राइन ट्यूब है हमारे पास, और ये यहाँ पे ये एरिया है ओवरी का, इस तरफ ये ओवरी दिखाई हुई है ट्यूब के नीचे। अब ये काफ़ी बड़ा मैस दिखाया हुआ है इसने, ठीक है। ये है जी एंडोमेट्रियोमा इसे कहते हैं, वो एंडोमेट्रियल प्लांट जो कि ओवरीज में पड़े होते हैं, ठीक है, उसे एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं, इसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं।
इसमें क्रोनिक शेडिंग की वजह से, साइक्लिक शेडिंग की वजह से चॉकलेट की तरह, क्योंकि ब्लड अगर ब्रेक डाउन होता रहेगा तो वो चॉकलेट अपीयरेंस हो जाती है। इसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। तो ये ड्यूरिंग एडिनेक्सास ये एरियाज है जो कि पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान हमें, तो इसमें ये मैस एंडोमेट्रियोमा मैस जो है एग्जामिनेशन पे पता चल सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बाकी एरियाज में ये जी रेक्टम के ऊपर इम्प्लांट पड़े हुए हैं, ठीक है, लार्ज बोवल पे। इसके अलावा ये यूट्रोसैकुलर लिगामेंट है, इम्प्लांट्स डिवीजन ऑफ द यूट्रस के रेक्टम के साथ, ये कल्डी सैक है ये वाला जो एरिया है ना, तो इसमें यूट्रस जो है रेक्टम के साथ अटैच हुई है, एडहीजन्स है। फिर ये यूट्रोसैकुलर लिगामेंट है, इसके ऊपर भी एडहीजन पड़ी हुई है, ये टफ हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारे पास ये वाला ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर के ऊपर भी इम्प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो ये सारे एरिया से रिलेटेड जो है वो पेन होगी, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एरिया पे ही हो, लेकिन कुछ एरियाज में होगी, कुछ नहीं भी होंगी। और ज़्यादा सीवियर डिजीज है तो ज़्यादा पेल्विक कैविटी, ये सारी पेल्विक कैविटी का सुपीरियर व्यू है विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट हमारे यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है। तो ये सारे इम्प्लांट्स को या तो हम, अगर तो हमने फैमिली कंप्लीट हो गई है फीमेल की, तो हम लेप्रोस्कोप के थ्रू हिस्टेक्टमी बायलेटरल ट्यूबो ओफरेक्टमी कर सकते हैं। ओवरीज के रिमूवल को ओफरेक्टमी कहते हैं। तो ट्यूब्स और ओवरीज और यूट्रस हम ये सारी चीज़ें निकाल देंगे, और ये प्लांट्स जो हैं, इम्प्लांट्स जो पड़े हुए हैं जगह जगह, ये भी हम रिमूव कर देंगे। तो ये इस तरह इसका क्योर हो जाएगा, अदरवाइज ये काफ़ी सीवियर डिजीज़ है, पेनफुल है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सिनेरियो है एडिनोमायोसिस का। 27-year-old नलीपैरस, मतलब जिसमें कोई कंसेप्शन या कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, वूमेन कम्स टू द ऑफिस ड्यू टू द लेफ्ट पेल्विक पेन ओवर द पास्ट 8 months। लेफ्ट पेल्विक पेन है, 8 months से क्रोनिक पेन है। शी हैज़ अ कांस्टेंट पेल्विक प्रेशर एक्सरबेटेड बाय एक्सरसाइज एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ उसे पेन हो रही है। तो ये क्या कहलाता है, इसे डिस्पेरोनिया कहते हैं, मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। द पेशेंट स्टॉप टेकिंग कंबाइंड oral contraceptive 2 years ago with the intention of having children but has not yet conceived. Her last menstrual period was 2 weeks ago. The patient's menstrual cycle are regular, occurring at 27 with 4 days of bleeding. He has treated for trichomoniasis at the age of 20. Temperature normal है almost, and blood pressure normal है. Pelvic examination showed normal size uterus with no abnormal cervical discharge. By manual examination reveals left adnexal tenderness, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये एंडोमेट्रियोमा हो सकता है जो कि चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा। नेक्स्ट है जी, उसके बाद अब ये उसके बारे में अल्ट्रासाउंड। यूनिलोकुलर मैस विद होमोजीनियस लो लेवल इको ऑन लेफ्ट ओवरी इज सीन ऑन द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग भी उसमें बता दी है कि ये यूनिलोकुलर आमतौर पे होगा, मतलब एक ही इसमें सैक होगी, और उसके अंदर होमोजीनियस स्ट्रक्चर क्योंकि ब्लड है, और सेम बिल्कुल चॉकलेट होगा। और लो लेवल इको मतलब इसमें कैल्सिफिकेशन हो तो हाई लेवल इको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट्स। तो ये हमें फाइंडिंग मिली है, ये मिली है, क्रोनिक पेन की मिली है, ठीक है। और इनफर्टिलिटी हमें मिल गई है जी, उसको प्रेगनेंसी कंसेप्शन नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो कंट्रासेप्टिव्स पे बनाएंगे, या एमेनोरिया, जो ये तो हमने डिसमेनोरिया पढ़ा था, नेक्स्ट में भी हम एमेनोरिया पे बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।